हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइनेंशियल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2024 में आई एक न्यू मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है अन्वेषुपन कंडितम। ये आई थी 2024 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। हाल ही में टॉप 10 की ट्रेंडिंग में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें आनंद दिखाए जाते हैं जो कि फिलहाल के लिए सस्पेंडेड होते हैं। उन्हें देखकर बाकी के लोग बातें बनाने लगते हैं कि इसके जितना बुरा तो किसी इंसान के साथ होना ही नहीं चाहिए था। बेसिकली ये कोट्टियम सिटी थी और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के SP राजगोपालन ने इन्हें बुलाया होता है। इसी वक्त यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी उनसे मिलने के लिए आता है और कहता है, सर आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई। आज से पहले करीब 7-8 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी। खैर, तब आप अपनी पोस्ट पर थे, मगर मैं आशा करता हूँ कि मेरे काम से लौट कर आने के बाद में मैं वापस से आपको अपनी पोस्ट पर देख पाऊँ और सबसे पहला सैल्यूट आपको ही मारूंगा। इसी के बाद यहाँ से कहानी 8 महीने फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि कोट्टयम गांव के पुलिस स्टेशन में आनंद के फादर भी पहले पुलिस वाले थे और अब उनका बेटा भी उनकी पोस्ट लेकर इस पूरे गांव को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा होता है। मतलब कि जहाँ पर भी इलीगल पोर्न सीडीज बिका करती थी उन्हें रास्ते से हटाना, नए नए खेलों में इंटरेस्ट लेना, औरतों पर जो लोग मार कुटाई करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, और शहर में जितने भी त्यौहार होते हैं तो कहीं कोई झगड़ा वगैरह ना हो जाए, इस सब कुछ टाइम टू टाइम देखते रहना। और इसी तरीके से पूरा जो गांव था वो बिल्कुल क्राइम फ्री हो चुका था। मगर एक दिन उनके पुलिस स्टेशन के अंदर माथन नाम का एक शख्स आता है और बताता है कि मेरी बेटी लवली, जो कि एक दिन पहले कॉलेज गई थी अपना हॉल टिकट लेने के लिए, जब शाम तक नहीं लौटी तो मेरी पत्नी ने कहा जरा आजू बाजू देख कर आओ। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, मगर सर वो मुझे कहीं नहीं मिली। और जब एक दिन बीत गया तो मुझे लगा कि मुझे आपको खबर कर देनी चाहिए। अब जैसा कि सब इंस्पेक्टर आनंद इस पूरे गांव के अंदर शांति का माहौल बनाए रखना चाहता था, कोई भी क्राइम रेट नहीं बढ़ने देना चाहता था, तो वो माथन की बात को सुनकर इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। पहले तो ये एक चाय की टपरी पर जाते हैं जो कि यहाँ का, मतलब कि इस प्लेस का मेन बस अड्डा भी था, जहाँ से बस रुका करती थी और लवली यहीं से ही घर चलकर आया करती थी, जिसका डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर आनंद अपनी दूर की नज़र से सब कुछ विजुलाइज करने लगता है कि कैसे बस आकर के रुकी होगी, वो इस टपरी से गुजरी होगी। टपरी वाले ने कहा था कि मैं तुम्हारे पिता के लिए केले के बीज भी लेकर आया हूँ। फिर 2 लड़के जो कि छिछोरे थे उसका पीछा कर रहे थे और अब इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते करते ये उन दोनों लड़कों के घर पर पहुँच जाता है। सबसे पहले तो उनकी धुलाई कुटाई करके उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है और फिर सच्चाई पूछी जाती है, जहां पर ये दोनों ही लड़के बताते हैं कि सर हम मानते हैं कि हमने लवली को छेड़ा जरूर और घर पर बुलाने की कोशिश भी की, मगर उस वक्त वहां से एक मच्छी बेचने वाला निकल रहा था, तो इस वजह से हमने लवली को जाने दिया। और वैसे भी सर वो हमारी एक अच्छी दोस्त है, हमने कोई उसका रेप वगैरह नहीं किया, हमने कोई उसका रेप वगैरह करने के बारे में नहीं सोचा। और जब इस बात को उस मछली वाले से क्रॉस चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उस वक्त मछली बेचने वाला इनके घर पर भी मछली देने के लिए गया था और उसने लवली को आते वक्त देखा था, जब ये दोनों उसके पीछे नहीं थे, यानी कि ऑलमोस्ट घर से ही 500 मीटर्स की दूरी जो तय हो चुकी थी। और फिर जो कांड हुआ वो इस 500 मीटर की दूरी के बाद से होना शुरू हुआ। खैर, अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए आनंद उनके घर पर जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी, जो कि चर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करती थी, जीसस को अपना भगवान माना करती थी और आगे चलकर एक नन बनना चाहती थी, मगर पेरेंट्स इस बात के खिलाफ थे। अब क्योंकि घर के रास्ते में फादर थॉमस का चर्च भी पड़ता था, इसलिए आनंद अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर भी जाना चाहता था। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो पुलिस को अंदर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि चर्च एक पवित्र स्थल है, यहाँ पर कोई भी क्राइम होता नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मगर पुलिस और यहाँ के लोकल लोगों के बीच में मार कुटाई हो जाती है। तब दूसरा पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर यहाँ पर आकर पहले तो आनंद को फटकारता है और कहता है, क्या तुम्हें इन लोकल्स के बारे में नहीं पता? ये 2 गुटों में बटे हुए हैं, आधे लोग जो चर्च आते हैं और आधे लोग जो चर्च नहीं जाते हैं। तो जिन लोगों का यहाँ पर आना जाना रेगुलर है, अगर तुम इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तो जल्द से जल्द इस केस को यहीं पर खत्म करो और निकलो यहाँ से। तभी गांव के अंदर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में हमें पास ही के छोटे तालाब में एक डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे के अंदर। जब बोरे को ऊपर ला करके खोला जाता है तो उसके अंदर लवली की लाश निकलती है।
इस दृश्य को देखकर उसके पिता और उसका पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगता है। अब जो दूसरा इंस्पेक्टर था उसे उन दोनों लड़कों पर शक था, इसलिए वह रात भर उन्हें खूब पीटता है। अब आनंद, जिसने ऑलरेडी क्रॉस चेक कर लिया था कि ये दोनों लड़कों का इस मर्डर मिस्ट्री में कोई भी हाथ नहीं है, तो वो बचा भी नहीं सकता था, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से उसके हाथ बंधे हुए थे। तभी अगले दिन इनके पुलिस स्टेशन में एसपी एलेक्स आता है और बताता है कि ये केस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उफान मारने लगा है। किसी भी छोटे मोटे क्रिमिनल को पकड़ो, उसके मत्थे इस मर्डर का इल्ज़ाम लगाओ और जल्द से जल्द इस केस फाइल को क्लोज करो। हालांकि आनंद का बताना था कि सर, यह केस जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि अभी भी आसपास के ऐसे काफ़ी सारे घर हैं जिनकी छानबीन करना बाकी है। तब अगले दिन ये एक डॉगी को बुला के उसे बोरे में से जो सबूत मिले होते हैं, जो कपड़े मिले होते हैं, उसकी खुशबू का पीछा करवा कर चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुत्ता भागते हुए सबसे पहले तो चर्च के आगे आकर भौंकता है और फिर साधवन नाम के एक शख्स के घर पर आकर भौंकता है। अब जैसा कि उसकी धोती एक दिन पहले गायब हो चुकी थी और मर्डर प्लेस पर वही धोती मिली थी, तो ये पुलिस वाले उसको उठा के ले जाते हैं। जहां पर साधवन का कहना था कि सर, मैं पुराने काम छोड़ चुका हूँ, मैं ऑलरेडी पुलिस की सजा काट चुका हूँ, अब किसी और के इल्ज़ाम में मुझे मत फंसाइए। हालांकि आनंद ये बात भी समझ गया था कि साधवन का इसमें कोई हाथ नहीं है, मगर रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते उसके हाथ बंधे हुए थे और वो अपनी आंखों के सामने साधवन को पिटता देखता है। वहीं अगले दिन लवली का फ्यूनरल भी हो जाता है। वह बहुत रोने लगता है। तभी रात को माथन आकर उसे बताता है कि सर, साधवन को पकड़ तो लिया है, मगर मैं उसे काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप असली कातिल को पकड़िए। अब उसकी बातों से आनंद की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अब वो इस केस को अनएथिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो पोस्टमार्टम वाले हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ के हेड से मिलता है। उन्हें कहता है कि सर, मेरे सीनियर्स ने मुझे इस केस पर काम करने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि इससे पूरे गांव में दंगे भड़क सकते हैं, इसीलिए मुझे सीक्रेटली आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जहाँ पर डॉक्टर भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, मगर उसका कहना था कि अगर तुम्हें शक है कि उस चर्च के अंदर कुछ है, तो सबसे पहले तो तुम्हें उसमें घुसना पड़ेगा। अब वो तुम कैसे घुसते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी हम रात का सीन देख पाते हैं। बहुत जोरदार बारिश आ रही थी। तभी एक चोर आकर उस चर्च में चोरी करके वहां से भागने लगता है। हालांकि कुछ सामान गिरने की आवाज की वजह से फादर थॉमस जाग जाते हैं और चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर चोर वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। अब नेक्स्ट डे नॉर्मल अगर कोई इंसान जिसके घर में चोरी हुई होती है तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट वगैरह लिखवाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। अचानक ही अगले दिन पुलिस वाले उस चोर को धर दबोच के फादर थॉमस के पास ले आते हैं और बताते हैं कि रात को जब हम पेट्रोलिंग पर निकले थे तो ये चोर भागकर कुछ सामान लेकर जा रहा था और 2 डंडे मारने पर इसने बताया कि उसने यह चोरी आपके यहाँ से की है। क्या आप इस पर कंप्लेंट लिखवाना चाहेंगे? मगर फादर थॉमस कोई भी कंप्लेंट लिखवाने से मना कर देते हैं। लेकिन ये तो ऑलरेडी आनंद का प्लान था, उस चर्च में कैसे भी करके घुसने का, और इस चोर के बहाने से वो अंदर घुस चुके थे। देन फॉरेंसिक की टीम अंदर जाती है और फिर कुछ ह्यूमन टिश्यूज, चूड़ियाँ, लड़की के बाल, एक्स्ट्रा काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। आनंद को अब पक्का भरोसा हो चुका था कि अब तो फादर थॉमस जैसे कि गांव के लोग बचा रहे हैं, इनफैक्ट पुलिस वाले भी उसके साथ जो मिले हुए हैं, अब वो ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद में केस ने जिस तरीके से उछाल मारा, यह तो सचमुच काबिल तारीफ था, क्योंकि यह मर्डर फादर थॉमस ने नहीं बल्कि उसकी बहन ब्लेसी ने किया था। अब यहाँ पर कहानी के कुछ हिडन पॉइंट्स बताए जाते हैं कि ब्लेसी, जो कि वासु से प्यार किया करती थी और उसके साथ इंटीमेट भी हुआ करती थी, एक दिन जब फादर थॉमस शहर के अंदर एक मीटिंग के लिए गए थे तो पीछे से ब्लेसी और वासु इंटीमेट हो रहे थे, और नेक्स्ट डे जब ब्लेसी अपने घर पर आने लगती है तो उसकी बड़ी बहन लवली ने उसे वासु के साथ में देख लिया था। अब अपनी बहन को शांत करवाने के लिए और ये समझाने के लिए कि भाई वह वासु से प्यार करती है, ये बात गांव में फैला मत देना, नहीं तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर लवली वहां से जाने लगती है तो उसको रोकने के लिए वासु उसका मुंह पकड़ लेता है और गलती से इतना टाइट मुंह पकड़ लेता है कि वहीं पर लवली की जान चली जाती है। अब इसी वजह से रात को ब्लेसी और वासु को लवली की बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ता है। उनका ये मानना था कि चर्च में, जो कि फादर थॉमस से उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऊपर से ये एक चर्च भी है, तो किसी को भी इस राज का पता नहीं चलेगा।
मगर इस गांव में सिर्फ ब्लेसी ही एक ऐसी लड़की थी जिसके बाल कलर्ड थे। और ऊपर से हादसे की जगह यानी कि उस चर्च में सिर्फ और सिर्फ लवली के ही नहीं बल्कि बेडशीट से ब्लेसी के भी बाल मिले थे, जिसका फॉरेंसिक रिपोर्ट में बढ़िया तरीके से जिक्र किया गया था। और इन्हीं बेसिस पर इन पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करके वासु को धर दबोचा था। मगर जब उसे कोर्ट में ले जाने वाले थे तभी वो उनका साथ छुड़ा के वहां से भागने लगता है। हालांकि ये चार पुलिस वाले, जिनके अंदर आनंद, कांस्टेबल चंद्रन, कांस्टेबल हसन और कांस्टेबल सुकुमरन भी शामिल था, वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। मगर वह ट्रेन के ट्रैक तक पहुंच चुका होता है और तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है जो कि बहुत ही तेजी के साथ उसके चिथड़े उड़ा देती है। हालांकि सॉल्व हुआ केस भी अब आनंद के फेवर में नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है कि तुम एक मुजरिम को भी ठीक से पकड़ नहीं सकते। और इसी गुनाह के चलते सिर्फ एक नहीं बल्कि उन चारों कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर वापस से कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हम देख पाते हैं कि सब इंस्पेक्टर आनंद, जिसे कि मिलने के लिए एसपी राजगोपाल ने बुलाया था, वह बताते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम सस्पेंड हो चुके हो, मगर अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे पास में केस आया है। ये 6 साल पुराना मर्डर केस है। इस पर ऑलरेडी 2 पुलिस डिपार्टमेंट और एक FBI ब्रांच काम करके अपने हाथ जोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें आरोपी का पता ही नहीं चला। ये केस मैं तुम्हें देना चाहता हूं क्योंकि तुम छोटी से छोटी बारीकी को पकड़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हो। अगर मान लो कि ये केस तुमसे सॉल्व हो भी जाता है तो तुम डायरेक्ट जाकर के आरोपी को मत पकड़ना, मुझे बताना, मैं पकड़ूंगा और फिर आगे चल करके तुम्हारी सिफारिश करूंगा ताकि तुम वापस से किसी छोटे मोटे काम पर लग सको। मगर तुम्हें किसी भी स्टेशन का इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा। और बाय चांस अगर तुम इस केस में कामयाब नहीं हो पाते हो, आरोपी को नहीं पकड़ पाते हो, तो जस्ट एक क्लोजर फाइल शीट चार्ज कर देना। और वैसे भी खाली बैठे हो तो थोड़ा सा काम तुम्हें चुस्त दुरुस्त ही बनाएगा। तो अब आनंद जो था वह तो वैसे भी अपने पिता का नाम डूबने नहीं देना चाहता था, वापस से पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो जाना चाहता था। तो इस काम के लिए वो हाँ कर देता है और अपने बाकी के 3 कांस्टेबल के साथ में प्लानिंग करने लगता है। एंड देन ये लोग पहुंचते हैं चिरुवली नाम के गांव में। मगर यहाँ ऑलरेडी उस गांव का मुखिया, जिसका नाम है प्रेसिडेंट पायलू, वो लोगों को ये बताने लगता है कि आज से करीब 6 साल पहले श्रीदेवी नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था। उस केस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने हर घर से हर शख्स को पकड़ पकड़ कर धोया, हैरान परेशान किया, मुझे भी मारा, सबको मारा। और जब 6 सालों के बाद में भी कुछ उखाड़ नहीं पाए तो वापस से एक और पुलिस टीम यहाँ पर आने वाली है, हम सभी लोगों को हैरान परेशान करने के लिए। मगर इस बार हम उन पुलिस वालों का साथ नहीं देंगे और अगर वह हमसे सवाल जवाब करेंगे तो हम उन्हीं को कूटेंगे। और इस काम में मैं आप लोगों का साथ पाना चाहता हूँ। अब ये अनाउंसमेंट ये चारों बाहर खड़े भी सुन रहे होते हैं, सोचते हैं कि अब इस पायलों ने तो हमारी इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा कठिन बना दिया है, लेकिन अब हम करेंगे क्या? आ गए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। तभी इनकी मुलाकात रविंद्रन नाम के एक रिटायर्ड कांस्टेबल से होती है, जो कि इस पूरे गांव की 6 साल पुरानी आप बीती इन्हें बताता है। आज से ये करीब 25 साल पहले की बात है। एक ऊंची जाति का लड़का हुआ करता था जिसका नाम था पारन गोदन। उसे मरियम्मा नाम की एक नीची जाति की लड़की से प्यार हो गया। इन दोनों ने भाग के शादी करने का डिसाइड किया और जब वो लड़की को लेके घर आया तो घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसे भी घर से बाहर निकाल दिया। देन ये लोग गांव के बाहर ही रहने लगे। इनकी एक बच्ची भी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा श्रीदेवी। मगर बाद में पारन गोदन, जिसकी नीयत खराब हो चुकी थी, वो वाइफ के साथ में अनवांटेड सेक्स किया करता था, बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था, दारू पिया करता था, मारपीट किया करता था और पैसे भी लाकर नहीं देता था। इसीलिए मरियम्मा ने गांव के लोगों की मदद की और फिर पारन गोदन को यहाँ से बाहर निकलवा दिया। फिर खुद ही सिलाई कर करके खुद की लाइफ और अपनी बेटी श्रीदेवी की लाइफ को आगे बढ़ाने लगी। मगर श्रीदेवी, जिसे कि रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसका किसी गांव के बाहर के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। इसीलिए जिस दिन वो उसके साथ भागने के लिए रेडी हुई थी, न जाने या तो उसके आशिक ने या फिर किसी और ने उसका मर्डर कर दिया। हालांकि रही बात दुश्मनी की, तो पूरे गांव में ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जिसकी श्रीदेवी या फिर उसकी माँ के साथ में कोई भी दुश्मनी हो। और इसी वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस गांव के सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। खूब ज़्यादा मारपीट की गई, परेशान किया गया और यही रीज़न है कि आज भी चिरुवली के लोग उस हत्याकांड के बाद वो इन्वेस्टिगेशन से डरते हैं। खैर, ये तो हुई इस केस से जुड़ी कुछ बातें। थोड़े दिनों बाद गांव में एक त्यौहार है और उसी त्यौहार में मेरी बेटी की शादी भी है। आपको निमंत्रण भेज दूंगा, आपको जरूर आना पड़ेगा
तब तक के लिए मैं आपके लिए अपना दूसरा वाला घर खुलवा देता हूँ, ताकि वहाँ पर रहकर आप इस केस को और ज़्यादा सुलझा सकें, क्योंकि मुझे एसपी राजगोपालन सर ने कहा था कि आपकी मदद करनी है। लेकिन ये सारी बातें प्रेसिडेंट पाइलो को पता चल चुकी होती है, इसीलिए वह ढेर सारे लोगों को उसके घर के सामने लाकर इन चारों को मारने पीटने की कोशिश करता है। जहां पर रौब दिखाते हुए आनंद बताता है, देखिए, आपके साथ पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे सब कुछ इन्होंने बता दिया है। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो मैं हर किसी को पूछताछ के लिए परेशान नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी जांच पड़ताल करूंगा। मुझे 5 दिनों का वक्त चाहिए। अगर मैं इस केस को सुलझा नहीं पाया तो आपको नमस्ते करके वापस अपने गांव निकल जाऊंगा, मगर प्लीज तब तक के लिए कॉपरेट कीजिए। अब केस की कड़ियों को सुलझाने के लिए वो सबसे पहले मरियम्मा के घर पहुंचते हैं, जहां पर वो बताती है कि श्रीदेवी को नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक था। वो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, उसका किसी के साथ चक्कर भी नहीं था। मगर एक दिन उसने घर से भागने का डिसाइड किया और अगले दिन उसकी लाश मिली। तब वो कांस्टेबल और आनंद उनके जितने भी नॉवेल जो वो पढ़ा करती थी उसे लाकर चेक करने लगते हैं कि कहीं इनमें कोई सबूत वगैरह है या नहीं। तभी इन्हें उसमें से एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिस पर गुड़गांव का एड्रेस लिखा हुआ था। यानी कि कोई तो शख्स था जो कि रहता गुड़गांव में था और लेटर लिखा करता था श्रीदेवी को इस चिरुपल्ली गांव में। मगर उस शख्स का पता कैसे लगाया जाए? तब इन्हें याद आता है कि प्रेसिडेंट पाइलो के पास में गांव में जितने भी लोग मौजूद हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इन सब का हिसाब किताब एक बुक में लिखा हुआ है। तो इसी वजह से रात को अनएथिकल तरीके से आनंद चोरी करने पहुंचता है पाइलो के घर में उस किताब को चुराने के लिए। मगर तब तक पाइलो जाग जाता है। अब इन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, लेकिन आनंद कहता है, देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर मारना होता तो गांव में जिस दिन आया था उसी दिन तुम्हारी पुंगी बजा देता। मगर मुझे सिर्फ कातिल की तलाश है। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरी मदद करो, ताकि यह काम जितना जल्दी निपट जाए मैं यहां से निकल जाऊंगा। अब इस केस को और ज़्यादा सुलझाने के लिए ये लोग पहुंचते हैं उस पोस्टमैन के पास में जो कि इस गांव में यानी कि चिरुपल्ली में श्रीदेवी को पोस्ट दिया करता था। जहां पर वो बताता है कि इस गांव में सदानंदन नाम का एक थिएटर आर्टिस्ट है जो कि पढ़ा लिखा है, ऑलरेडी काफ़ी सारे अवार्ड भी जीत चुका है और अपने बेटे को पढ़ाई करवाने के लिए उसने गुड़गांव भेजा था। वो वहां पर जॉब भी करता था, तो हो सकता है कि शायद ये उसी का बेटा हो। तो अब ये सभी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए सदानंदन को पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं और कहते हैं, देखो, पता तो हमें चल चुका है कि कातिल कौन है। वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक आदमी है। उसकी एज 60 साल से ज़्यादा है। उसका बेटा जो कि पढ़ाई करने के लिए इस गांव से बाहर गया था, अच्छे जॉब वगैरह के लिए, और जब छुट्टियों में इस गांव में आया तो श्रीदेवी नाम की लड़की से उसे प्यार हो गया। इनके बीच में कनेक्शन हो गया और इसी वजह से श्रीदेवी के पेट में 3 महीने का बच्चा भी था। अब जब श्रीदेवी ने उसके साथ शादी करने का सोचा तो इस शख्स को लगा कि हम तो ऊंची जाति के हैं और श्रीदेवी नीची जाति की। अगर यह शादी गांव में हो गई तो गांव में हमारा नाम तो खराब हो जाएगा। खैर, अभी तक पुख्ता सबूत आए तो नहीं है कि वह शख्स कौन है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। मगर हम कल उसी शख्स को पकड़ ही लेंगे और खुद एसपी राजगोपालन आकर उसे पकड़ेंगे और उसे मौत की सजा सुनाएंगे, क्योंकि 6 सालों से तो वो बच रहा है, अब और ज्यादा नहीं बचेगा। अब जब नेक्स्ट डे पुलिस डिपार्टमेंट से ढेर सारे पुलिस वाले आते हैं, खुद एसपी राजगोपालन भी आते हैं चिरुवल्ली गांव में उस मेन कातिल को पकड़ने के लिए। तब हम देख पाते हैं कि उससे पहले ही ऑलरेडी एक शख्स ने फांसी लगाकर खुद की जान दे दी थी। एंड ये बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि पुलिस कांस्टेबल रविंद्र। अब यहाँ से कहानी के सारे प्लॉट रिवील होना शुरू होते हैं। अपनी जांच पड़ताल के दौरान आनंद को ये पता चला कि गांव में से एक नहीं बल्कि 2 ऐसे शख्स थे, एक तो सदानंदन और दूसरा रविंद्रन, जिनके बेटे पढ़ने के लिए दिल्ली और गुड़गांव गए थे। रविंद्रन का बेटा सुदीप, जिसे कि श्रीदेवी से प्यार था, ये लोग एक त्यौहार के टाइम पर क्लोज आ चुके थे और फिर इन्हें एक बच्चा भी होने वाला था। सुदीप ने कहीं ये बात गांव में फैल न जाए, इसी वजह से सदानंदन के बेटे नायर के साथ में गुड़गांव से सारे खत लिखवाए श्रीदेवी को। और जिस दिन यह मिलने का प्लान बना रहे थे, रविंद्रन ने उसे रात को रबर प्लांट के खेत में पकड़ के हाथ में ग्लव्स पहनकर उसे पेड़ पर दे मारा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गांव में उसके नाम की बदनामी हो। और अब जब आरोपी ने खुद ही सुसाइड कर लिया है तो फिर पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है। और इस बार भी आनंद के हाथ आरोपी आते आते चला जाता है, जैसे कि पहले टाइम भी हुआ था।
उसने बहुत मेहनत करके आरोपी को पकड़ लिया, मगर वो भी छूट गया। एंड सेकेंड टाइम भी वो आरोपी तक पहुंच गया था बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में, मगर इस बार भी आरोपी उसके हाथों से निकल गया। एंड देन ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मगर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि ये जो चारों पुलिस वाले थे, एसपी राजगोपालन की सिफारिश की वजह से अब इन्हें छोटा मोटा काम मिल चुका होता है। कोई मुखबिर होता है तो कोई दरबान, कोई बंदूक साफ करने वाला, यानी कि इसका मतलब एक सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा जहां पर हम इन चारों को अगेन कोई एक नेक्स्ट मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए देखेंगे। सो उम्मीद है कि आपको आज का ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन गुड बाय।